ट्रांस फॉर ग्रांट्स के जरिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जितना पैसा चाहे आप ले लीजिएगा, लेकिन इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचौंध कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं और हमें तो पूरा यकीन है कि कोरोना के दौर के अंदर, कोविड के इस दौर के अंदर हर इंसान जो मरा है वो सिर्फ कोविड से मरा है या कोरोना से मरा है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी कमियों की वजह से भी मरा है। ये एक हकीकत है और हम सबको इसे कबूल करना चाहिए। हमने बहुत सारी स्कीम से शुरू की। 2018 के अंदर जब आयुष्मान भारत निर्माण स्कीम की घोषणा की गई तो हमें ऐसा लगा कि अब इस देश के अंदर कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा। लेकिन कोरोना 1 और कोरोना 2 के दौरान कितने लोगों को इन स्कीम्स का फायदा मिला। एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर कोरोना 2 के अंदर अगर हम कुछ राज्यों के आंकड़े आपको बताएं तो आप भी चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर इस स्कीम के जरिए महज 8.15% लोगों को इस स्कीम का फायदा मिला। उत्तर प्रदेश जो आपका बहुत लाड़ का राज्य है, वहां पर एक आरटीआई के जरिए में पता चला है कि इस स्कीम का फायदा महज 875 लोगों को दिया गया है, जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य है। हम झूठ कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ है, हकीकत में जमीनी स्तर के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे ही चुनावी क्षेत्र से आते हैं और वो एक खुद डॉक्टर है और उन्हें मालूम है कि मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, उनके चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की क्या अवस्था है। क्या डॉक्टर साहब ये हकीकत नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर है और आज भी इस हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं को बेड्स नहीं होने की वजह से, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता है। यह हकीकत है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी कई मर्तबा इस अस्पताल के अंदर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों की, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस कदर चरमराई हुई थी कि मुझे एज अ सांसद होने के नाते बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करने के बाद जब अदालत को मैंने हकीकत से आगाह कराया तो अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार को फटकार लगाने के बाद आज कई 100 पोस्ट आज महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो महज इसलिए कि इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अदालत ने इसे गंभीरता से लिया था। क्या वजह है कि अदालत के दखलंदाजी के बाद ही ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया है? क्या वजह है कि हम बहुत सारे लोगों के मरने के बाद ही हम जागते हैं? कोरोना से पहले अगर हम इसके ऊपर संजीदगी से ध्यान देते तो आज मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी मौतें हुई है या देश के अंदर जितनी मौतें हुई है हम वो बचा सकते थे। हम एक तरफ आयुर्वेदा को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम यूनानी मेडिसिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन बूस्टर शॉट्स के बारे में सरकार की क्या नीति है ये हमें बताए। जीनोम सीक्वेंसिंग महज 1% तक क्यों है, इसके बारे में हमें बताए। आज के इस बजटरी डिमांड्स के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। माइनॉरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपको माइनॉरिटीज से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें माइनॉरिटीज की याद महज इलेक्शन के वक्त में आती है। लेकिन हम बोलेंगे आपको, लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर कहीं पर है तो वो आज सिर्फ मुसलमानों का है। हर साल अध्यक्ष महोदय 1 करोड़ मुसलमान बच्चे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक मेरिट का मींस स्कॉलरशिप से महरूम रह रहे हैं, क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा लगेगा? महज 1500 करोड़ रुपए। किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके हैं? तो वो मुसलमान बच्चों के। कितना परसेंटेज है? 4.43%। 2019-20 के अंदर आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत फाइनेंस मिनिस्टर साहब 120 करोड़ रुपया आपने दिए मदरसा माइनॉरिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम। खर्च कितने किए? तो महज 70 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिए हैं। आज भी इस देश के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट 2 मिनट, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों से 1 रुपया भी इस स्कीम के तहत दिया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पैसा देने की जरूरत है। मैं अपने महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। 93,000 एकड़ वक्फ की जमीनें हैं महाराष्ट्र के अंदर और उसे देखभाल करने के लिए महज 23 लोगों का स्टाफ है। वो जमीनों के ऊपर हम कोई अपना घर या अपना महल नहीं बनाना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि उन जमीनों के ऊपर हम स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमने इसी सदन के अंदर खड़े रहकर यह मांग की थी कि मुसलमानों के हज की एक मिनट मुसलमानों के हज की सब्सिडी कैंसिल कर दे। आपने हर साल 650 करोड़ रुपए कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन वो पैसा हम चाह रहे थे कि वो मुसलमान बच्चों के ऊपर, स्कूल के ऊपर खर्च किए जाए। अध्यक्ष महोदय, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक सदस्य ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई कितनी है ये देखने के लिए गए थे। मैं वजीर आजम से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से किसी बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जाइए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया।